शुरू करते हैं फिर से एक नए टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डायमेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि ये डायमेंशन के पॉइंट्स अगर आपको समझ गए तो हम लोग जो एनालिसिस वाला पार्ट करने वाले हैं डायमेंशन का वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसे मैंने करके इस टॉपिक को पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है और उन सभी पॉइंट्स के ऊपर एग्जांपल जहां जहां लगा है और एग्जांपल्स भी दिए हैं ताकि आपको पॉइंट्स बेहतर तरीके से समझ सको। पहला पॉइंट जो है, डायमेंशन ऑफ a physical quantity do not depend upon system of units to represent that physical quantity। सिंपल सा लॉजिक है। हम लोगों ने कल चार यानी इसके पहले जो थे उसके अंदर में चार सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़े। अभी चार सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में देखें तो उसमें है एक सीजीएस, एफपीएस, एमपीएस और एसआई। तो डायमेंशन का कहना क्या है कि तुम सीजीएस लो या तुम एसआई लो या फिर तुम कौन सा ले लो, अपना कोई भी एमपीएस सिस्टम लो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक है, मेरा डायमेंशन का मतलब क्या है, अगर तुम ग्राम लोगे तो उससे भी मैं m1 से ही रिप्रेजेंट करूंगा, अगर तुम किलोग्राम लोगे उससे भी मैं m1 से रिप्रेजेंट करूंगा, अगर तुम पाउंड लोगे तो उससे भी m1 से ही रिप्रेजेंट करूंगा। इसका मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हिसाब से डायमेंशन चेंज नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1 अच्छे से समझ गया। अब नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 2, प्योर नंबर्स एंड प्योर रेशियो डू नॉट हैव एनी डायमेंशन। प्योर नंबर्स मतलब क्या, 2, 3, 4, 5 ये प्योर नंबर्स है। ऐसे नंबर्स का कोई भी डायमेंशन होता नहीं है। डायमेंशन के लिए आपको क्या चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज होना अनिवार्य। अब सपोज किसी फॉर्मूले के अंदर में फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, जैसे एग्जांपल दिया देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ का फॉर्मूला, ये आपको मेरे ख्याल से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको भी बताइए फॉर्मूला। तो मैंने फॉर्मूले के पास जाओ, अगर नहीं दिया तो मैंने एग्जांपल देने के लिए फॉर्मूला लिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब एयर के जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ होती है। ये भी लेना देना नहीं है, पता है तो ओके, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। और नहीं पता है तो आपको यहाँ पे उसका यूनिट से लेना। दोनों में मैंने देखो स्पीड लिखा है, यहाँ पे स्पीड यहाँ पे। अब मीडियम की स्पीड हो या फिर हवा की स्पीड हो, स्पीड को तो हम लोग मीटर पर सेकंड के साथ ही गिनते हैं कि मीडियम की स्पीड को अलग से कोई फॉर्मूला है, हवा की स्पीड के लिए कोई अलग से फॉर्मूला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस वजह से यहाँ पे दोनों जगह को मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसल। और कैंसल होने के बाद कोई डायमेंशन बच गया क्या, इसको डायमेंशन में रख सकते हो नहीं। तो अगर आपका कोई प्योर नंबर नहीं है और कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूले में भी अगर उनके सारे यूनिट्स कट हो रहे हैं इसके साथ तो भी डायमेंशन आपको वही मिलता है, यानी नो डायमेंशन। दूसरा एक एग्जांपल दिया है स्ट्रेन का, इसका पार्ट आप इलास्टिसिटी चैप्टर में देख सकते हो फॉर्मूला, जिसको लिख सकते हैं इंक्रीज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दोनों में देखो लेंथ का ही बारे में बात हो रही है, लेंथ ही बढ़ा रहे हो, लेंथ को ही गिन रहे हो, तो इसलिए दोनों में मीटर और मीटर ही आएगा। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, फिर से डायमेंशन क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा। मुझे लगता है ये दोनों पॉइंट्स बताया तो आपको अच्छे से समझ गए। चलो आगे आगे चलेंगे तो आपको क्या लिखा देखो, सिमिलर डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बट डज नॉट चेंज इन डायमेंशन। मतलब क्या है, 10 किलोग्राम की अगर कोई चीज है, उस 10 किलोग्राम के अगर अंदर में आपने 5 किलोग्राम का कोई चीज ऐड कर दी, वो बना 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम मतलब है तो मास ही, जिसको गिनेंगे किसमें, m से ही। अब मास है तो उसके लिए ऐड करने के बाद आपने किलोग्राम को सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट नहीं कर दिया। डायमेंशन जो था एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, वो जो है वही रहेगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे कि एग्जांपल है लॉगरिथमिक फंक्शन का log x या फिर e⁻⁴x। अगर ये ऐसे टर्म्स आपको कहीं भी दिखते हैं, ये इसलिए पता रहो कि आगे ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें मैं ये टर्म्स यूज करूंगा। तो अगर आपको ये पूरे पूरे एक्सेप्शंस, ये पॉइंट्स अगर याद रहते हैं तो तुम सारे आंसर्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपका आपके टर्म में e⁻⁴x दिख रहा है, log x दिख रहा है, log a दिख रहा है, ऐसा कोई भी टर्म होता है तो इसका भी कोई डायमेंशन होता नहीं है। नेक्स्ट, dimensions of two physical quantities may be same। दो क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि दो क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज साथ ही हैं, फॉर्मूले ढेर सारे हैं। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि दो क्वांटिटीज के डायमेंशन दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं कि क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम हो, पर यहाँ पे लिखा है बट क्वांटिटीज नीड नॉट बी सिमिलर। पर वो क्वांटिटीज एक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल प्रेशर, प्रेशर मतलब दबाव डालना, स्ट्रेस, किसी को टेंशन या स्ट्रेस करना,
है दोनों का मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत, अगर नॉर्मल इंग्लिश या हिंदी का पार्ट मतलब समझोगे तो स्ट्रेस और प्रेशर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट सिमिलर है सेम नहीं है, क्योंकि अगर फॉर्मूले की बात करते हो ऑलमोस्ट दोनों के फॉर्मूले भी सेम ही है, बट ये दोनों अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस में लगाए जाने वाली क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे प्रेशर का भी डायमेंशन देखो m1 T माइनस 2 आ रहा है, स्ट्रेस का भी डायमेंशन m1 L माइनस T माइनस 2 आ रहा है, बट ये दोनों ही चीजें अलग अलग है, सिमिलर बोल सकते हो, सेम नहीं बोल सकते। क्लियर हो गया? अब चलो हम लोग लास्ट एक पार्ट बचा है, इस डायमेंशन से पार्ट को ले लेते हैं और इस टॉपिक को एंड करते हैं। देखो अभी नेक्स्ट जो है लास्ट आपका एक पॉइंट है जो अब बच गया है, वो है स्टेट में अच्छे समझो, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में हैव यूनिट, यानी अगर कोई क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि अगर जिसका डायमेंशन नहीं है तो उसका यूनिट भी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि उसका डायमेंशन नहीं बन रहा है पर उसका यूनिट हो सकता है। पर अगर कोई यूनिटलेस क्वांटिटी है तो वो डायमेंशनलेस भी है और यूनिटलेस भी है। मतलब समझ गया कि अगर किसी क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं बन रहा है, पर यह जरूरी नहीं है कि उसका यूनिट भी ना बने, हो सकता है उसका डायमेंशन नहीं है पर यूनिट है। पर अगर कोई यूनिटलेस क्वांटिटी है, जैसे कि अपन ने इसके पहले एग्जांपल्स लिए थे, वहां पे यूनिट भी नहीं बन रहा है तो वहां पर डायमेंशन भी नहीं बनेगा, पर अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट रहेगा, ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियन, ये आपको प्लेन एंगल का फॉर्मूला की याद ही रह रहा होगा जो मैंने आपको इसके पहले की क्लास में लिया है। तो आर्क भी लेंथ में ही गिना जाता है, रेडियस भी लेंथ में गिना जाता है, तो डायमेंशन रहा क्या? नहीं, डायमेंशन नहीं है, पर इसका यूनिट होता है और वो यूनिट क्या होता है? रेडियन। तो क्या ऐसा याद रखना है कि अगर किसी का डायमेंशन नहीं है तो उसका यूनिट होता है, ऐसा नहीं है कि हर एक का यूनिट भी नहीं होता, पर अगर यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस डायमेंशन के टॉपिक पे मेरे को बताना था ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स आपको अच्छे समझ जाएंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका जो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको आगे बताता हूं। शुरू करते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इस एप्लीकेशन का पहला एप्लीकेशन ये है, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए आपको जो भी चेंजेस करने पड़ते हैं उसे डायमेंशन एनालिसिस का हिस्सा कहते हैं। अब ये इतना सेंटेंस में वो बोलना क्या जाता है उसे मैं ये एग्जांपल सॉल्व करके दिखाना है। देखो यहाँ पे क्या है 1 न्यूटन, यहाँ पे क्या है डाइन, ये क्या है, ये है आपका एमकेएस सिस्टम, इसको क्या बोलोगे? एमकेएस सिस्टम। इसको क्या बोलोगे? सीजीएस सिस्टम। ठीक है, ये दो अलग अलग सिस्टम दिख रहे क्या? तो आपको करना क्या है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब इसमें कन्वर्ट करने का आपको यूनिट तो पता है डाइन, पर यहाँ पे 1 न्यूटन लिखा है किसके लिए? एमकेएस के लिए। तो आपका फॉर्मूला मैंने बताया था, यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल्स टू एन यू। एन मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। यू मतलब क्या है? यूनिट। अब यहाँ पे देखो यूनिट दोनों का दिया है, पर प्रॉब्लम क्या है, इसका एन है यानी मैग्नीट्यूड है, पर इसका एन नहीं है यानी मैग्नीट्यूड नहीं है। अब इसको लिखने के लिए देखो कैसे लिखोगे, Q इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ये क्लियर हो गया क्या आपको? अब ये अगर आपको सॉल्व करना है कि आपको कितना डाइन मिलेगा, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि 1 न्यूटन यानी न्यूटन किसका यूनिट है? तो न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। तो न्यूटन किसका यूनिट हुआ? फोर्स। यहां पे लिख दो फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या है? हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, m1 L1 T-2। अगर आपको डायमेंशन नहीं पता तो आप पुराने वीडियोस को देख के डायमेंशन कैसे निकालते हैं देख लीजिएगा, तो आपको ये डायमेंशन मैंने कैसे निकाला है समझ जाएगा। अगर नहीं पता है, जो नए हैं इस वीडियो को देखने के लिए उनको बता देता हूं, m इक्वल्स टू a होता है। m मतलब क्या होता है? मास। ये एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैं m1 बोल सकता हूं। a मतलब होता है एक्सेलरेशन, जिसका मतलब होता है v/t। v मतलब होता है वेलोसिटी, जिसका होता है d/t। ये t और ये t कैंसर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे L1 T-2। तो इसी के थ्रू मैंने वो m1 L-1 और T-2 निकाला है। अब हम लोग देखो आगे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको दो हिस्सों में बांटना है। मैंने आपको बता दिया कि ये N1 U1 वाले पार्ट को मैं एमकेएस सिस्टम बोलूंगा, N2 U2 वाले पार्ट को क्या बोलूंगा? सीजीएस सिस्टम। हमको क्या निकालना है? N2 की वैल्यू। तो कैसे करेंगे देखो, N2 इक्वल्स टू N1 U1 अपॉन क्या हो जाएगा? N1 U1 अपॉन आपके पास आ जाएगा U2। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब इस बेसिक फॉर्मूले के जरिए आप इस N2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं देख लीजिए। सबसे पहले यहां पे इस फॉर्म को हम लोग यहाँ पे एमकेएस सिस्टम में लिखेंगे।
पहले क्या है, देखो n1 की जगह पे 1 आएगा, आपके पास n1 कितना है 1, यानी मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसलिए क्या लिया 1। आपके पास अब यूनिट कौन सा है, कौन सा है न्यूटन। न्यूटन मतलब क्या है फोर्स, फोर्स का मैंने डायमेंशन निकाल दिया m1 L1 T-1। अब इसमें क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी इसको 1 1 1 दे रहा हूं। और इधर मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे आपको n2 की वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ पे फिर से डायमेंशन वही रहेगा 1, यहाँ पे सॉरी उल्टा कर दिया मैंने गलती से, यहाँ पे 2 चाहिए और यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 -2। आई होप यहां तक जो मैंने किया आपको समझ गया होगा। अब आपको क्या करना है, कंपैरिजन, बाकी कुछ नहीं करना है। अब ये 1 है तो इसका तो कोई लेन देन नहीं है, तो सिंपल लॉजिक है, क्या करोगे n2 इक्वल्स टू कंपैरिजन के फॉर्म में देखो m1 अपॉन m2 रेस्ट टू पावर 1, उसके बाद L1 अपॉन L2 रेस्ट टू पावर 1, उसके बाद T1 अपॉन T2 रेस्ट टू पावर -2। ये आपने कंपैरिजन कर लिया। कंपैरिजन करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक सिस्टम और दूसरे सिस्टम के बीच में का अंतर निकालना है, यानी नंबर। अब यहाँ पे देखो पहले सिस्टम में आपने क्या लिया था, उसे पहले सिस्टम में आपने एमकेएस सिस्टम अज्यूम किया था। तो एमकेएस सिस्टम में मास कैसे होता है, किलोग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम, जो ये रेस्ट टू पावर 1। फिर यहाँ पे मीटर, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर होता है तो 1। यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ पे भी होगा और 1 सेकेंड यहाँ पे भी होगा, रेस्ट टू पावर -2। तो याद रखो नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले उसमें आपका सेकेंड वाला पार्ट कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेकेंड है, हट गए। अब ये दोनों देखो कंपेयर करने लायक नहीं है, इनको कंपेयर करने के लिए आपको किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो छोटे को बड़ा करने से अच्छा बड़े को छोटा करना ज्यादा आसान है। तो मैं, क्योंकि हमको निकालना भी क्या है, छोटा ही निकालना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम रेस्ट टू पावर एज इट इज 1। फिर यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर करना है तो क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर रेस्ट टू पावर 1, और ये तो हट गया। अब देखो यहाँ पे ग्राम वाला पार्ट हट जाएगा, सेंटीमीटर वाला पार्ट हट जाएगा। देखो यहाँ पे बचा 1000, यहाँ पे बचा आपके पास 100, इन दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा 10 रेस्ट टू पावर 5, और ये 10 रेस्ट टू पावर 5 क्या हो गया आपका डाई। एंड दिस इज योर कन्वर्जन वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। अब मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूं, और आप अब ये अगर आपको समझ गया तो जो नेक्स्ट एग्जांपल देने वाला हूं वो होने वाला है कितना, 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ज। मैं आपको आगे देता हूं, आप अभी से ट्राई करना शुरू कर दो। अगर आपका आंसर और मेरा आंसर मैच होता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस चीज को समझ गए। अगर किसी स्टेप में गलती होती है तो आप वीडियो को कंटिन्यू देख के कौन सी स्टेप में गलती हुई है ये चेक कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ज होता है। तो चलो अभी नेक्स्ट आपके सामने एग्जांपल दिख रहा होगा 1 जूल और अर्ज। जूल जो है एक एमकेएस सिस्टम है और अर्ज जो है एक सीजीएस सिस्टम है। ये दोनों जो है यूनिट है एक फॉर्मूले के, जिसको हम लोग वर्क डन कहते हैं, उस फिजिकल यूनिट को। अब वर्क डन का जो फॉर्मूला बनता है बेसिकली वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको इसी के पहले वाले वीडियो में फोर्स का डायमेंशन दिखा दिया था, जो कि था m1 L1 T-2। इसमें अब ऐड हो जाएगा फिर से S L1। पावर मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं तो क्या होता है एडिशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डायमेंशन m1 L2 T-2, एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। अब इस डायमेंशन का यूज करके क्या करना है, देखो फिर से n1 इक्वल्स टू u1, n2 इक्वल इंटू u2। आपको फाइंड क्या करना है, n2 की वैल्यू फाइंड करना है। देख लो क्योंकि इसकी वैल्यू n1 की वैल्यू 1 दी है, आपको n2 की वैल्यू नहीं पता है, यूनिट्स दोनों के पता है क्योंकि यही यूनिट्स लगेंगे डायमेंशन के फॉर्म में। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो n2 इक्वल्स टू क्या लिखना है, देखो n1 u1 अपॉन u2। अब इसको देखो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूं, एक साइड n2 लिख लिया आपने, सारे के सारे m को एक साइड ले लो। देखो पहले वाले को m1 दे दो, m1 अपॉन m2 रेस्ट टू पावर 1, दूसरे वाले को L1 अपॉन L2 रेस्ट टू पावर 2, तीसरे वाले को T1 अपॉन T2 रेस्ट टू पावर -2 ले लिया। अब सभी के यूनिट्स एमकेएस और सीजीएस के फॉर्म में जैसे भी थे वैसे ही पुट कर लो। जैसे कि पहले वाले को क्या लिया था अपन ने 1 किलोग्राम, दूसरे वाले को सीजीएस में 1 ग्राम रेस्ट टू पावर 1, पहले वाले को क्या लिया था 1 मीटर, दूसरे वाले को क्या लिया था सीजीएस में 1 सेंटीमीटर रेस्ट टू पावर 2,
और तीसरा बचा कौन, सेकेंड, यानी टाइम, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। तो जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने सेकेंड को कैंसिल कर दिया था, वैसे ही इस टाइम भी सेकेंड आपका कैंसिल हो गया। बचा कौन, ये वाले टर्म्स। अब आपको इनको अगर कैलकुलेट करना है या कट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर दो। 1 किलोग्राम को मीटर ग्राम करना है तो 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम रेज़ टू पावर 1। इसके बाद क्या बचा, 1 मीटर को सेंटीमीटर करना है तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 2। ये तो कट गया है। अब इसको लिखो, देखो 1000, ये ग्राम ग्राम हट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हट गया, बचा क्या है यहाँ पे 1000, यहाँ पे 100 इंटू रेज़ टू पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1000 इंटू 1 2 3 4। अब देखो कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास आंसर आ गया, वो है 10 रेज़ टू पावर 7। मतलब क्या आता है, 1 जूल यानी कि कितना अर्ज होता है, 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ज। अब ये जो हो गए, ये तो बेसिक यूनिट्स हो गए जिसको आपको कन्वर्ट करके देना था। अब कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स लेता हूं जिनके ऊपर आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर या फिर इस एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पे आपको पूछा जाता है। तो कंटिन्यू रखिए वीडियो में, जिसमें अगर आपका कहीं गलती हुई है तो मेरे स्टेप से चेक कर लो और आप अपनी गलती को ठीक कर लो। तो आगे और आपको दूसरा न्यूमेरिकल आपको देता हूं बोर्ड पे, जिसके थ्रू आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे नहीं होते। ये एक बेसिक था जिसमें मैंने एक एमकेएस और एक सीजीएस लिया। अब कुछ आपको न्यूमेरिकल्स रहेंगे जिसमें आपको यही प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करना है। देखो अभी नेक्स्ट आपके सामने, देखो अभी इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते। क्वेश्चन क्या है, इफ 500 ग्राम बी द यूनिट ऑफ मास, 50 सेकेंड बी द यूनिट ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 980 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि जो आपको सारी गिवन कंडीशंस है, ये सारी गिवन कंडीशन एमकेएस यूनिट की है, जिनको उन्होंने सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करके आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो डाटा में देखो, यहाँ पे आप यहाँ पे डाटा में लिख दो, ये सारे के सारे एमकेएस किस में कन्वर्ट किए हुए हैं, सीजीएस में। तो हम लोगों ने इसके पहले एमकेएस को कौन सा फॉर्म लिया था, 1 का ये लिया था। तो यहाँ पे देखो, पहले ये लेने से पहले हम लोग पहले आपको किस में कन्वर्ट करना है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला बता दो। एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन होता है। अगर आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में, तो एनर्जी का मतलब ही वर्क डन होता है। मतलब कि जो वर्क डन का यूनिट था या वर्क डन का डायमेंशन था, वही किसका डायमेंशन होगा, एनर्जी का भी डायमेंशन होगा। तो अभी एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा हमारे पास, पहले डायमेंशन बनाए थे। एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, m1 L2 T-2। ये हो गया, आपको डायमेंशन मिल गया। अब आपको क्या करना है, इनको दो हिस्सों में बांट लेना है। आपको देखो बांटना कैसा है, आपको जो भी क्वांटिटीज गिवन दी है वो सब किसकी दी है, एमकेएस सिस्टम की दी है। और किस में कन्वर्ट करके दी है, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करके दी है। तो यहाँ पे देखो M1 कौन सा है, मास कितना दिया है आपको, 500 ग्राम। नेक्स्ट है T1 कितना दिया है आपको, 50 सेकेंड्स। नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट आपको दिया है A। अब A को दिया है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिक्कत आ गई यहाँ पे, आपको अब चाहिए था L1, आपको L1 दिया नहीं है, आपको L1 इस एक्सेलरेशन से निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सेलरेशन का डायमेंशन देख लो। डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन m0 L1 T-2। ये है आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अब इसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्योंकि आपको T1 की वैल्यू दी है। तो इसमें देखो कंपेयर कैसे करना है, एक साइड आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख लेना है। क्या है आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू, 980। ठीक है, अब दूसरे साइड आपको क्या दिया है, L1 चाहिए आपको, दिया क्या है T1, T2 रेज़ टू पावर 2, T1 है ये सब क्या है, 1 वाला पार्ट है। यानी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एमकेएस का सिस्टम निकाल रहे हैं, जो किस में कन्वर्ट किया हुआ है, सीजीएस फॉर्म में। तो आपका ये L1 वाला पार्ट है। तो L1 वाला पार्ट कैसे निकलेगा, देखो L1 इक्वल्स टू 980, क्या लिखेंगे, 980। अब ये 980 रेज़ टू पावर क्या है, -2 है। क्या है, -2। गलती से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड में मत लिख देना, ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 2। क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 2। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपको दी है 50। देख लो कितनी दी है, T1 की वैल्यू 50, क्योंकि ये क्या है T1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो L1 इक्वल्स टू 980 इंटू 2500, और ये आ गया आपका सेंटीमीटर में आंसर।
तो अभी जो आपको वैल्यू मिली ये वैल्यू है आपकी L1 की, जो कहां से निकाली है, इसके एक्सेलरेशन से। अब आपके पास देखो L1 भी है, T1 भी है और M1 भी है। फिर से वही अपना रेशियो ले लो, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। यहां पे आपको निकालना क्या है, N2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा N1 U1 अपॉन N2 U2। तो यहां पे इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो N2 एज इट इज, ये हो जाएगा M1 अपॉन M2 रेस टू पावर 1, ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 रेस टू पावर 2, ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 रेस टू पावर -2। अब देखो यहाँ पे M1 के पार्ट में जब जाएंगे तो M1 की वैल्यू कितनी है 500, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना 500 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, क्योंकि ये तो सीजीएस में था, इस MKS को हमने सीजीएस में कन्वर्ट किया है रेस टू पावर 1। फिर देखो L1 में जब जाओगे तो आपके पास कितना, L1 में कितना दिया आपको वैल्यू 980 इंटू 2500, तो यहाँ पे देख लो 980 इंटू 2500 अपॉन कितना आएगा, ये सेंटीमीटर है और नीचे में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू रेस टू पावर 2। फिर आएगा नेक्स्ट, अभी वहां पे जगह नहीं बची, मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं T1 की वैल्यू कितनी है देख लो 50, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 50 अपॉन कितना बचा 1 सेकेंड, ये सेकेंड है, ये भी सेकेंड है और ये हो गया रेस टू पावर -2। अब मुझे लगता है आपको ये पूरी वैल्यूज कैसे रखते हैं समझ गया। अब देखो यहाँ पे, अब इस वैल्यूज को लिखने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर कैंसल, सेकेंड कैंसल, बस उनके यूनिट कैंसिल करो, नंबर कैंसिल मत करना। अब यहाँ पे 500 है तो 500 लिख दिया हमने। यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर में कैसे लिखेंगे 980 इंटू 2500 इंटू 2500 इंटू 980 एक ही बार लिखा था इसलिए 2 बार लिख दिया। और उसके बाद इन सबको डिवाइड में रहेगा कौन, ये, क्योंकि देखो पावर में क्या है -2 मतलब क्या हो गया 50 इंटू 50। तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ गया, और अगर यहां तक आपको समझ गया तो यहां से ये देखो एक 0 कट हो गया, एक 5 कट हो गया। अगर इसको कट करते हैं तो यहाँ पे आपको फिर से 500 मिल गया, और इस तरीके से इसका सिंप्लीफिकेशन देखो कितना आ रहा है 980 इंटू 50 इंटू 2500, जो कि हो जाएगा ऑलमोस्ट 1.2 इंटू 10⁻14 समथिंग के पास, मेरे ख्याल से उतना ही आएगा। और ये आपको मिलेगा किसके फॉर्म में, अर्ज। आंसर किस में आएगा आपका अर्ज, क्योंकि आप निकाल के रहे हो N2 की वैल्यू निकाल रहे हो। देखो थोड़ा सा पावर चेक कर लो, और थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है बट इतनी ही वैल्यूज आपकी आसपास आएगी। तो ये है, अगर आपको न्यूमेरिकल आया तो इस प्रकार से आएगा। इन केस अगर आप इसको इतना डिटेल में सॉल्व नहीं कर पाए और आपने इतना भी रख दिया तो इट्स ओके, पर ट्राई टू डू इट्स मैक्सिमम लेवल, यानी इसका मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करो। अब मैं आपको इसका और न्यूमेरिकल देता हूं, तो कंटिन्यू आप देखते हो। इसका न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो मुझे बताइए। कोई न्यूमेरिकल में अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं समझा हो, किसी डायमेंशन का कोई हिस्सा, तो मुझे वैसा टेस्ट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको बिल्कुल दूंगा। तो चलो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट जो दिया हुआ है आपको कितना दिया है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में दिया है मतलब क्या दिया है आपको, एज इट इज आपका, अगर आपने N2 वैल्यू पकड़ा तो यहाँ पे 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको वैल्यू दी गई है, यानी ये सीजीएस सिस्टम में दिया है। सबसे पहले ये जान लो कि आपको डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सबको पता है। अब मास अपॉन वॉल्यूम को अगर आपको डायमेंशन में लिखना है तो मास को m1 लेते हैं, वॉल्यूम को -L3, और ये हो गया डायमेंशन किसका, डेंसिटी का। जैसे हमने पिछली बार माना था वैसे ही कंटिन्यू करना है, बट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम लोग MKS सिस्टम लेते थे पहले और उसको कंपेयर करते थे CGS सिस्टम के साथ, अगर आपको याद होगा तो। पर इस बार चेंजेस क्या करना है, इस MKS सिस्टम को ही हम लोगों को CGS लेना है, और यहाँ पे आपका जो पार्ट होगा वो आपको पता नहीं है, ठीक है। इसको जैसा का वैसा रख देता हूँ। यहाँ पे आपका N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 ये ले लिया अपन ने। अब आपको निकालना क्या है, देखो आपको दिया क्या है N2 की वैल्यू दी है, और निकालना क्या है N1 की वैल्यू। तो N1 की वैल्यू निकालना है तो N1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा N2 U2 अपॉन U1। ये वैल्यू क्लियर हो गई। अब आप देखो यहाँ पे N1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या लेना है M2 अपॉन M1 रेस टू पावर क्या आ जाएगा 1, फिर इसके बाद L2 अपॉन L1 रेस टू पावर क्या आ जाएगा -3। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पे मैंने N2 लिखना भूल गया, N2, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, N2 की वैल्यू आपको गिवन है 4, तो यहाँ पे 4 ले लो, सिंपल सा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे मास की वैल्यू ली थी। अब यहाँ पे आपका जो दूसरा वाला सिस्टम यूनिट है वो आपको पता ही नहीं है कि वो एमकेएस है या कोई और है, तो हम लोग जो बड़ा सिस्टम ऑफ यूनिट मानते हैं वो ऊपर वाले को मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इधर क्या है 1 ग्राम है, और यहाँ पे है आपके पास ये 100 ग्राम, ठीक है, ये 1 ग्राम है और नेक्स्ट क्या है 100 ग्राम। वैसे ही दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ पे ले गए, तो ऊपर वाले पार्ट को बड़ा मानना है तो क्या मानोगे, देखो ऊपर में आपके पास क्या है 1 सेंटीमीटर और नीचे में क्या है 10 सेंटीमीटर और रेज़ टू पावर -3। तो अभी मैंने आपके सामने दोनों चीजें रख दी। देखो पिछले बार हम लोगों ने इसके पहले जो लिया था उसमें हम लोगों ने साफ साफ बोला था कि पहला वाला एमकेएस है, दूसरा वाला सीजीएस है। पर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले को आपको सीजीएस लेके नहीं, पहले वाले को सीजीएस लिया है, N2 को ही सीजीएस लिया है, और N1 वाला ये जो एमकेएस है इसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है, डोंट नो वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसी को चेंज करके लिख लिया है। अब यहाँ पे देख लो, अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हो तो N1 = 4 जैसा का वैसा रहेगा, ये हो जाएगा ग्राम ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, यहाँ बचा 1/100, इधर क्या बचा देखो 1/, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में, क्योंकि पावर में है तो 1000 हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या? तो यहाँ पे देखो ये 2 0 कैंसिल हो गए और यहाँ से ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो N1 की वैल्यू क्या आ गई 40 यूनिट्स। अब इसे आपको नाम जो देना पड़ेगा यूनिट देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया है कि इसे सीजीएस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस में कन्वर्ट करना है, एफपीएस में कन्वर्ट करना है या फिर एसआई में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको बोला नहीं गया है कि किस सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने बोला है। तो हम लोग जो दिया हुआ है उसी को बड़ा मान के दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो छोटे वाले जो आपको देखो, ये जो आपको ग्राम दिया हुआ है ये ग्राम, और ये आपको जो सेंटीमीटर दिया है, कहीं पे भी ये बोला नहीं गया है कि यही उसी सिस्टम ऑफ यूनिट का हिस्सा है, मतलब कौन से सीजीएस सिस्टम का यूनिट का हिस्सा है। बस हमको एक ही स्टेटमेंट दिया है कि आपको डेंसिटी ऑफ मटेरियल की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में दी गई है। हो सकता है ये एमकेएस का पार्ट हो, ये हो सकता है ये किसी और हिस्से का पार्ट हो, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, सिंपल सा आपका जो M1 वाला पार्ट है उसमें फिट कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और ऊपर में आपका क्या ले लिया M2 वाले पार्ट को एज इट इज जैसा का वैसा रखा है। तो मुझे लगता है आपको मैंने जितने भी अभी क्वेश्चंस दिए हैं आज की क्लास में इस डायमेंशनल एनालिसिस के पहले पार्ट के ऊपर, जिसमें क्या था डायमेंशनल एनालिसिस कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना था। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ गया और इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आपको ऐसा है जिसमें आपको प्रॉब्लम जाती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको आंसर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे लगता है आज का जो पूरा मैंने डायमेंशनल एनालिसिस का पहला हिस्सा लिया वो आपको अच्छे से समझ गया होगा। तो इसी तरह से इस सीरीज में जुड़े रहिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस को मैं अच्छे से कवर करूंगा और चैप्टर को जितना हो सके डिटेल में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।